कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थीगण, आपकी पुस्तक का तीसरा अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ का प्रारंभिक हिस्सा पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। आज इस तीसरे अध्याय में हम लोग 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार बेहद उन्नत था, आर्थिक ढांचा बेहद मजबूत था, जो वहां से प्राप्त तमाम ऐतिहासिक स्रोतों से प्रमाणित होता है। साम्राज्य में समुद्र तट पर कई बंदरगाह थे। बंदरगाह का अर्थ आप समझते होंगे, वह स्थान जहां पानी के जहाज और बड़ी बड़ी नावें आकर रुकती हैं और जहां से तमाम व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। ऐसे कई बंदरगाह इस साम्राज्य के तमाम समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित थे। लंबी दूरी की नदियों पर भी कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित थे, जहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थीं। साम्राज्य में कई खान और खदानें भी थीं, जहां से महत्वपूर्ण वस्तुएं खोद कर निकाली जाती थी, जिन पर कई उद्योग साम्राज्य में संचालित होते थे। कई ईंट भट्ठे पाए जाते थे और सबसे महत्वपूर्ण जैतून का तेल पेरने के मिलों की बड़ी संख्या में होने का प्रमाण भी मिलता है। जैतून एक महत्वपूर्ण फसल थी, एक फल था जो तैलीय था और इसको पेर कर इसमें से तेल निकाला जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी इस रोमन यूरोपीय क्षेत्र में और साथ ही साथ इस साम्राज्य के अंगरह मिस्र और अरबी क्षेत्रों में आज भी जैतून एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में विख्यात है। ये सबसे ज़्यादा स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और थोड़ा बहुत इटली से प्राप्त होता था। रोम में मोइंटो टेस्टेकियो स्थल एक स्थान है, जहां से 5 करोड़ टूटे हुए मटकों के अवशेष मिले हैं। 5 करोड़ टूटे हुए मिट्टी के मटके, जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ये बड़ा महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि पुरातात्विक जो हैं आज के, उन्होंने इन मटकों के टुकड़ों को इस अच्छे ढंग से जोड़ा है कि कई मटके पूरे एक अच्छे रूप में सामने आए हैं, जिनसे ये पता लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, द्रव्य, तरल पदार्थ थे जो उस काल में इनमें भर कर लाए और ले जाए जाते थे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चिकनी मिट्टी के टुकड़ों से मिलान करके भी इस एम्फोरा यानी कि इन मिट्टी के जो मटके थे, इनके निर्माण क्षेत्रों के बारे में भी निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह साबित होता है कि स्पेन जैतून के तेल के निर्माण में 140 से 160 ईसा पूर्व में सबसे उच्च स्थान रखता था। यह भी पता चला है कि स्पेन के पहले जैतून के तेल के उद्यम पर इटली का एकाधिकार था। बाद में स्पेन के व्यवसायियों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा करके स्पेन को पहले स्थान पर ला दिया। निश्चित रूप से स्पेन के पहले स्थान पर पहुंचने में और प्रतिस्पर्धा में इटली को पछाड़ने के पीछे कुछ कारक रहे होंगे। निश्चित रूप से अपेक्षाकृत कम दाम और अच्छी गुणवत्ता के कारण ही यह संभव हुआ होगा। बच्चों, उस काल में इस रोमन साम्राज्य में 3 वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मदों में थीं, जिसमें गेहूं, अंगूर से बनने वाली शराब और जैतून का तेल, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। बाद में उत्तरी अफ्रीका ने
जैतून के तेल के निर्माण में स्पेन जैसा स्थान हासिल कर तीसरी और चौथी शताब्दियों में अपना दबदबा तेल के निर्माण क्षेत्र में बनाए रखा। 5वीं और 6वीं शताब्दी में एगियन, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन के व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग कालों में अलग अलग देशों का विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में एकाधिकार रहा है। यानी साम्राज्य में स्थित अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनके माल के दाम, गुणवत्ता और परिवहन आदि पर निर्भर थी। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद रोमन साम्राज्य में उस काल में होते थे, उसके बारे में बात करते हैं, मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो 2 तरह के उत्पादक क्षेत्र हमें मिलते हैं, एक मुख्य उत्पादक और दूसरा गौण उत्पादक। स्ट्रेबो और प्लिनी ने, जो उस काल के महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने बताया है कि उस काल में साम्राज्य के कई क्षेत्रों की उर्वर क्षमता असाधारण थी। इटली का कैंपिनिया और सिसिली, मिस्र का फयूम और गैलीली, बाइजेवियम ट्यूनीसिया का और बाइटिका दक्षिणी स्पेन का, ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां गेहूं, जैतून का तेल और अंगूरी शराब की बड़ी मात्रा में तैयारी की जाती थी। इसी प्रकार अगर हम गौण उत्पादक की बात करें तो हम देखते हैं कि नामीबिया, जिसे हम आज मॉडर्न अल्जीरिया के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्रों की कमी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान थे वो ऋतु प्रवास किया करते थे। यानी मौसमी दशाओं के अनुसार घास के मैदानों की ओर अपने पशुओं को लेकर जाते थे, और जब उस क्षेत्र की घास खत्म हो जाती थी तो वहां से वो अपने जानवरों को लेकर पुनः दूसरे क्षेत्रों में आ जाते थे। इस प्रकार उनके आवागमन को हम ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार स्पेन का भी एक हिस्सा जहां कैल्टिक भाषा के किसान रहा करते थे, वह भी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में था जहां इस प्रकार की गतिविधियां थीं, और मुख्य रूप से वहां पे ऐसे किसी विशिष्ट उत्पादों की चर्चा हम नहीं करते, इसलिए हम इन्हें गौण उत्पादक क्षेत्रों में रखते हैं। अब आइए हम, आप जानते हैं किसी भी देश, किसी भी साम्राज्य की जो व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक उन्नति होती है उसके पीछे एक कड़ी होती है श्रमिकों की। तो आज अब हम आगे श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक श्रमिकों की स्थिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और इसमें 3 बिंदु मैंने बना रखे हैं: दास प्रथा, दासता में गिरावट और दास प्रजनन। बारी बारी से हम जब इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रोमन साम्राज्य दास प्रथा के मामले में भी बेहद महत्वपूर्ण था। यद्यपि उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दास प्रथा थी वो एक और उच्च वर्ग के लोग जो थे वही दासों पर प्रायः बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। दूसरी ओर साधारण वर्ग था, और जो ये साधारण वर्ग था ये दासों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता था। इसे हम नीरो के शासनकाल में घटित एक घटना से समझ सकते हैं। नीरो के शासनकाल में यहाँ ल्यूसियस पेडेनियस नाम का एक शासक था, जिसकी उसी के एक दास ने किसी बात से नाराज होकर हत्या कर दी थी। अब उस समय का नियम यह था कि अगर कोई दास अपने शासक को, अपने मालिक को मार दे, उसकी हत्या कर दे,
तो उस दास के परिवार के जितने भी लोग एक छत के नीचे रहते थे उन सभी को मार दिया जाता था, उन सभी को फांसी दे दी जाती थी। अब आप सोचिए ये कितना क्रूरतापूर्ण तरीका था। और जब यह घटना घटी तो नियम के अनुसार जिस दास ने राजा की हत्या, शासक की हत्या की थी, उसके परिवार और छत के नीचे रहने वाले सभी दासों को फांसी देने की तैयारी होने लगी। इस पर साधारण जनता भड़क गई। उन्होंने हाथ में पत्थर और मसाले लेकर सैनिक भवन को घेर लिया और इन फांसियों का विरोध करने लगे। लेकिन सम्राट नीरो ने क्या किया? उसने इन विद्रोहियों को, साधारण वर्ग से आई इस जनता को ही फटकार लगाई और जिस रास्ते से फांसी देने के लिए दासों को ले जाया जाना था उस पर अपनी सेना तैनात कर दी। इसी से आपको इस काल की दास्ता के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। आगे चलकर दास प्रथा में हमें गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ये तय था कि इटली का जो साम्राज्य था, बताते हैं कि 75 लाख की तत्कालीन जनसंख्या में लगभग 30 लाख दास थे और इन दासों की स्थिति बेहद खराब हुआ करती थी, जिसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे आपको। अब हम देखते हैं कि दासता में गिरावट किन कारणों से आई। जिन मालिकों के पास दास हुआ करते थे वो उनसे काम तो भरपूर लेता था, लेकिन साथ ही साथ दासों पर खर्च भी ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि साल भर दासों को भोजन कराया जाता था, उनकी हर अन्य ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता था, तो ये थोड़ा खर्चीला था। इसकी बजाय अगर दैनिक मजदूरी पर दासों को ले आया जाता था तो वो सस्ता पड़ता था। तो आगे चलकर धीरे धीरे मालिकों ने यह समझा कि दास रखने की अपेक्षा दैनिक मजदूरी पर श्रमिक हायर करना लागत को कम करेगा और पैसों की बचत होगी, खर्चों की बचत होगी। इस सोच के साथ धीरे धीरे दास मुक्त किए जाने लगे, यानी वेतन भोगी कर्मचारी और मजदूरों ने दास प्रथा में धीरे धीरे गिरावट उत्पन्न कर दी। और यही कारण था कि पूर्वी प्रदेशों में बाद में दास मजदूरों की संख्या कम हो गई। मुक्त जो दास हुआ करते थे उनका व्यापार प्रबंधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जो मालिक होते थे वो मुक्त दासों को व्यापार करने के लिए जिम्मेदारी देने लगे, उनको पूंजी उपलब्ध कराने लगे और कभी कभी तो पूरा पूरा कारोबार वो दासों को सौंप देते थे। यह प्रक्रिया भी सामने आई, ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं। और इसी से जुड़ा एक अन्य बिंदु है दास प्रजनन। जब इस साम्राज्य में दास प्रथा अपने जोरों पर थी तो एक और तरीका उनके मालिकों ने अपनाया। वो दास और दासियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उन्हें अपना कारोबार कायम रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए दासों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता थी। और चूंकि दासों के बच्चे दास ही बनते थे, इसलिए ये जो मालिक होते थे वो चाहते थे कि दास ज्यादा बच्चा पैदा करें, इसलिए इन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। ये थी दास प्रजनन। अब हम अंतिम बिंदु पे आते हैं और वो है रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन। अगर हम रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की बात करें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ भी
दास प्रथा के चिन्ह मिलते हैं और कठोर संप्रबंधन के प्रमाण मिलते हैं। रोमन प्रमाणों में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि जैसे अन्य विषयों पर विचारकों के प्रमाण मिलते हैं, उसी तरह हमें कृषि लेखकों के भी विचार मिलते हैं। यानी कृषि संबंधी लेखक भी थे जो अपने विचार दिया करते थे। ऐसे ही एक प्रसिद्ध लेखक कोलुमेली जो दक्षिणी स्पेन से आते थे, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जमींदारों को हमेशा आवश्यकता से दुगने उपकरण और औजार रखना चाहिए ताकि कृषि कार्य के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए। यानी अगर कोई औजार खराब हो जाए, टूट जाए, तो तुरंत विकल्प के रूप में दूसरे औजार तुरंत श्रमिक को उपलब्ध कराए जाएं ताकि कार्य कहीं से रुकने न पाए। साथ ही साथ उन्होंने यानी कोलुमेली ने यह भी कहा कि लगभग 10-10 श्रमिकों का ग्रुप बनाया जाए और ग्रुप के अनुसार उनसे काम लिया जाए ताकि काम का बेहतर बंटवारा हो और हर श्रमिक को उसको कार्य के बारे में जानकारी हो। हर ग्रुप को यह जानकारी हो कि उसके ग्रुप को कौन सा कार्य करना है और उसमें वो विशेषज्ञतापूर्ण ढंग से उस कार्य को संपन्न कर सके। इसी प्रकार प्रकृति विज्ञान के प्रसिद्ध लेखक प्लिनी ने इस प्रकार के दास समूहों की बड़ी कटु आलोचना की है, क्योंकि इस प्रकार के जो अलग अलग दास समूह हुआ करते थे, ज्यादातर दासी हुआ करते थे, ऐसे श्रमिक समूहों के सदस्यों में यानी श्रमिकों के पैरों में बेड़ियां डाली जाती थी, यानी उन्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता था। तो इस प्रकार एक प्रकार की ये क्रूरतापूर्ण प्रथा थी। एक उदाहरण प्लिनी ने दिया है सिकंदरिया के एक राल फैक्ट्री का, जिससे पता चलता है कि कई कारखाने कहीं इससे भी ज्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार श्रमिकों के साथ किया करते थे। तो प्लिनी ने सिकंदरिया के जिस राल फैक्ट्री का उदाहरण दिया है, उससे हमें पता चलता है कि वहां जो श्रमिक इस राल फैक्ट्री में काम किया करते थे, उनके एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी। साथ ही साथ उन्हें सिर पर टोप की तरह या यूं कहिए कि मास्क की तरह ये एक भारी जाली पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए बेहद कष्टदायक होती थी। साथ ही साथ फैक्ट्री से बाहर जाते समय उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, जो बेहद शर्मनाक था। लेकिन इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में इस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार साम्राज्य में एक आम बात थी। ऐसा नहीं था कि इसका विरोध नहीं होता था, लेकिन उसका पैमाना बहुत छोटा होता था। उस समय मजदूरों के काम करने का कोई घंटा तय नहीं था। शायद भरपेट भोजन भी मजदूरों को नसीब नहीं होता था, और स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंधों की तो बात ही करना बेमानी है। कृषि मजदूरों से उस काल में इतना काम लिया जाता था कि वो कृषि कार्य को नापसंद करने लगे। 398 ईस्वी के एक कानून से पता चलता है कि उस समय कामगारों को दाग दिया जाता था, यानी शरीर पर उनको कहीं दाग दिया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था कि अगर वो दास या श्रमिक भाग जाए तो बाद में उसी दागे हुए चिन्ह से उसकी पहचान की जा सके। तो ये भी बेहद अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। साथ ही साथ श्रमिक क्षेत्रों में ऋणबद्धता की भी समस्या थी, यानी अगर कोई श्रमिक विशेष आवश्यकता पड़ने पर अपने मालिक से कुछ ऋण ले लेता था, तो
तो उसे और उसके आने वाली पीढ़ी को बंधुआ मजदूरी के रूप में मालिक के यहाँ कार्य करना पड़ता था। ऑगस्टीन के एक पत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि माता पिता कभी कभी बच्चों को 25-25 सालों के लिए बंधुआ मजदूरों के रूप में मालिकों को सौंप देते थे, बेच देते थे। तो ये भी बड़ा अमानवीय पूर्ण कार्य था। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी इसके विरोध के भी प्रमाण मिलते हैं। 66 ईसा पूर्व में यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने साहूकारों के ऋण पत्रों को जला दिया था, नष्ट कर दिया था, और ऐसा उन्होंने जन साधारण का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत किया था। यद्यपि इसके प्रमाण बेहद कम हैं। श्रमिकों के लिए कुछ अच्छे प्रयासों के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टीसियस ने बहुत अच्छी और ऊंची मजदूरी देकर 3 माह से ही कम समय में एक शहर जिसका नाम दारा था उसका निर्माण कराया था। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के अच्छे प्रयासों के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में उस समय श्रमिकों अर्थात दासों की दशा बेहद गंभीर, सोचनीय थी। इसी के साथ हम आज इस वीडियो लेक्चर का अंत करते हैं। अभी इसके और भी बिंदु बाकी हैं जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।